हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, यानी कि जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसके क्या क्या परिणाम निकले, क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेस निकले, उसकी परिणतियाँ क्या रही। परिणतियों को सुन के कई बच्चों के पेट में गुड़गुड़ी स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि परिणतियाँ हमारे को मतलब समझ नहीं आता। परिणतियों का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि भाई जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उसके क्या क्या रिजल्ट निकल कर आए, कैसे कैसे परिणाम निकल कर आए। तो जैसे कि भाई सबसे पहला यहाँ पे परिणाम निकल कर आया कि शीत युद्ध का संघर्ष खत्म हो गया। यानी कि जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, आप खुद ही बताओ, मान लो भाई दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है और एक बंदा हार गया, तो अपने आप ही मतलब लड़ाई भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या हो रहा था, लड़ाई चल रही थी। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई का नाम क्या था, कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर कब से कब तक हुई, ये बात आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड वॉर चल रही थी और यहाँ पे जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका विघटन हुआ, सारे 15 देश अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई, पूरी लड़ाई भी क्या हो गई, खत्म हो गई। जैसे ही भाई एक प्लेयर हारा, तो यानी कि ये ऑटोमेटिकली जीत गया, यूएसए विन हो गया और लड़ाई क्या हो गई, खत्म हो गई। तो सबसे पहला परिणाम निकल कर आया कि शीत युद्ध का संघर्ष खत्म हो गया। अब संघर्ष में क्या क्या चल रहा था शीत युद्ध के अंदर, तो हमारे को पता है पहले से ही कि शीत युद्ध के अंदर विचारधारा की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी, विचारधारा की, यानी कि आइडियोलॉजिकल वॉर थी। यूएसए बोलता था कि भाई मेरी विचारधारा सबसे बढ़िया है और यूएसएसआर बोलता था कि नहीं, मेरी विचारधारा सबसे बढ़िया है। तो जब विचारधारा की लड़ाई चलती हुई आ रही थी पूरे कोल्ड वॉर के अंदर, वो लड़ाई भी यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। दूसरा, शीत युद्ध के अंदर हथियारों की भी लड़ाई चलती हुई आ रही थी, तो वो हथियारों की लड़ाई भी समाप्त हो गई। जैसे कि भाई शीत युद्ध के अंदर क्या हो रहा था, रोजाना जो है नए नए बॉम्ब बनाए जा रहे थे, नए नए वेपन्स बनाए जा रहे थे, तो वो सब वेपन्स की जो रेस चलती हुई आ रही थी, वो भी यहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये सबसे पहला परिणाम निकल कर आया जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ कि शीत युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं सेकंड परिणाम की तरफ। तो सेकंड परिणाम ये निकल कर आया कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गई। अब कई लोगों को सुन के जो है धक्का सा लग रहा होगा कि भाई समझ नहीं आती ये लाइनें हमारे को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध, इस वर्ड पे गौर डालो, शक्ति संबंध। यानी कि क्या था कि पहले पूर्वी यूरोप के देश यूएसएसआर की साइड थे, मतलब कि पहले वो यूएसएसआर का सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे यूएसएसआर हारा, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो भाई उन्होंने अपना जो साइड था उसको चेंज कर लिया और पूरा का पूरा पूर्वी यूरोप जो है वो अमेरिका की साइड चला गया। अब उसने अमेरिका को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसने अपने देशों के अंदर पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना लिया। तो ये सेकंड पॉइंट हमारे को निकल कर आया कि भाई शक्ति संबंध बदल गए। पहले पूर्वी यूरोप के देश यूएसएसआर की साइड थे, बाद में वो सारे देश जो है यूएसएसआर की साइड से हटके यूएसए की साइड चले गए और अपने देश के अंदर पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना लिया। और इसी पॉइंट में हमारे को एक बात और बतानी है कि भाई जब यूएसएसआर का अंत हुआ था, यानी कि जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उसके बाद जो है दो संभावना थी। कितनी संभावना थी, दो संभावना। जैसे कई बार आज तक के चैनल पर बोला जाता है कि भाई आज जो है बारिश होने की संभावना है, मतलब कि आज बारिश हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या था, यूएसएसआर के अंत के बाद दो संभावना थी। यहाँ पर बारिश होने की संभावना की बात तो चल नहीं रही, तो यहाँ पर कैसी संभावना थी, यहाँ पर दो टाइप की संभावना थी कि भाई एक तो ये संभावना है कि एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। अब एक ध्रुवीय विश्व का मतलब ये होता है कि जब पूरे विश्व के ऊपर एक कंट्री का राज होगा, और दूसरी संभावना यहाँ पर ये थी कि बहुध्रुवीय विश्व बनेगा, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है बहुत सारी कंट्रीज का क्या होगा, राज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो संभावना थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई पहले वाली जो संभावना थी वो संभावना क्या हो गई, फुलफिल हो गई, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व जो है बनके तैयार हो गया।
और एक ध्रुवीय विश्व में क्या होगा भाई, एक कंट्री का राज होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरे विश्व के अंदर अमेरिका का राज हो गया। किसका राज हो गया, अमेरिका का, यूएसए का। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए का राज हो गया। अच्छा, ये बहुध्रुवीय में मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया, इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, बहु। ठीक है, बहु को सुन के, हाँ वही वाली बहु। ठीक है, तो बहुध्रुवीय विश्व की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, दो संभावना थी, एक ध्रुवीय विश्व या फिर बहुध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो संभावना पूरी हो गई, पहले वाली यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, अमेरिका का राज हो गया। जैसे ही अमेरिका का राज हुआ तो अमेरिका ने सोचा ऐसा करते हैं, अपनी जो विचारधारा है उसको सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा उसको फैलाते हैं। तो अमेरिका ने क्या करा भाई, पूंजीवाद वाली जो विचारधारा थी उसको और ज़्यादा सपोर्ट करना, प्रमोट करना जो है स्टार्ट कर दिया। जैसे जब नई नई फिल्में निकल कर आती हैं तो वो जाते हैं ना कपिल शर्मा के ऊपर प्रमोट करने के लिए, वैसे ही अब यहाँ पे यूएसए भी क्या कर रहा है, अपनी आइडियोलॉजी को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। अब जैसे ही क्या हुआ भाई, यहाँ पे यूएसए ने अपने, अमेरिका ने क्या करा है, सपोर्ट करना, प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है पूंजीवाद को। तो उससे क्या हुआ, पूंजीवाद जो था यानी कैपिटलिज्म जो था वो और ज़्यादा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, प्रभावशाली हो गया, वो और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। और जब दुनिया ने देखा कि भाई यहाँ पे हमारे सामने कई सारे ऑप्शन हैं आइडियोलॉजी के मामले में, तो दुनिया भी यहाँ पे देख रही है कि भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट आइडियोलॉजी कौन सी है, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म, सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी यही है। अमेरिका भी इसका सपोर्ट करता है। तो दुनिया भी उस टाइम पे सोच रही थी क्यों ना ऐसा करे कि अपने देश के अंदर भी कैपिटलिज्म को लेकर आए, पूंजीवाद को अपनाएं। तो बहुत सारे देशों ने क्या करा, इसको अपनाना स्टार्ट कर दिया। किसको, पूंजीवाद वाली विचारधारा को। तो बहुत सारे देशों ने भाई इसको अपनाना स्टार्ट कर दिया। अब भाई अपनाने के लिए जो है पैसा चाहिए होगा, अपने देश के अंदर बिल्कुल सी नई आइडियोलॉजी लेकर आनी है, तो वो उसके लिए क्या चाहिए होगा, पैसा, रोकड़ा चाहिए होगा। तो भाई पैसा कहाँ से आएगा, आप फूफा के पास तो जाएंगे नहीं पैसा मांगने के लिए कि फूफा जी हमारे को थोड़ा पैसा चाहिए, अपने देश के अंदर पूंजीवाद को लेके आना है, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो देश जो थे, जो अपने देश के अंदर पूंजीवाद को अपनाना चाह रहे थे, उन्होंने क्या करा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्जा लिया। वर्ल्ड बैंक यानी जो विश्व बैंक है, और आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंट्रीज को क्या करती है, लोन देती है, कर्जा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत सारे देशों ने वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से कर्जा लेना स्टार्ट किया। अब जब भाई इनसे कर्जा लिया, अपने देश के अंदर पूंजीवाद को अपना भी लिया, तो जब अपनाने के बाद जो है पैसा वापस भी करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो इन्होंने जब पैसा वापस किया इंटरेस्ट के साथ, तो उससे क्या हुआ, ये दोनों और ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पर और ज़्यादा पावरफुल हो गई। इतना समझ आया। तो विघटन के अभी हमने दो परिणाम देखे। पहला परिणाम, शीत युद्ध खत्म हो गया, शीत युद्ध का संघर्ष खत्म हो गया, हथियारों की होड़, विचारधारा की लड़ाई भी खत्म हो गई। दूसरा परिणाम क्या निकला, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। पूर्वी यूरोप के देश जो पहले यूएसएसआर की साइड थे, वो अब यूएसए की साइड चले गए, पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना लिया। और विघटन के बाद कितनी संभावना, दो संभावना। तो दो संभावना क्या थी, या तो यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व, और या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व। तो यहाँ पे संभावना पूरी कौन सी हुई, पहले वाली, यानी एक ध्रुवीय विश्व बना। पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक कंट्री का राज हुआ, अमेरिका का। अमेरिका ने क्या करा, अपनी विचारधारा को प्रमोट किया, सपोर्ट किया। उससे क्या हुआ, उसकी विचारधारा और ज़्यादा मजबूत, प्रभावशाली होती चली गई। और फिर देशों ने उसको अपनाना स्टार्ट किया। अपनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा उन्होंने मांगा किससे, वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से। जब पैसा लिया, कर्जा लिया, तो इंटरेस्ट के साथ वापस भी करेंगे। तो जब उन्होंने पैसा वापस किया तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए, और ज़्यादा मजबूत होते चले गए, वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। तो ये अभी तक के दो परिणाम निकले। उसके बाद तीसरा रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आया कि नए देशों का उदय हुआ। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अब बहुत सारे नए देश निकल कर आए। कितने देश निकल कर आए पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये बात मेरे को आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, देखता हूँ राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, तो नए देशों का उदय हुआ। नए देशों में से जो पूर्वी यूरोप और जो बाल्टिक गणराज्य थे,
अब बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से होते हैं, उसकी क्या ट्रिक थी, ये बात भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको सारे सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, चेक करूँगा मैं, ठीक है। तो बाल्टिक गणराज्य क्या होते हैं ये भी आपको बताना है। तो पूर्वी यूरोप और बाल्टिक गणराज्य जो नए देशों का उदय हुआ है, उन नए देशों में से जो पूर्वी यूरोप यानी ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी और दूसरा जो बाल्टिक नेशंस थे, इन दोनों ने क्या करा, नाटो और यूरोपीय संघ में जाने के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। ये दोनों क्या कहाँ जाना चाहते थे, नाटो और यूरोपीय संघ के अंदर। तो ये नाटो और यूरोपीय संघ से मिलना चाहते थे कौन कौन, पूर्वी यूरोप और बाल्टिक गणराज्य। उसके अलावा जो नए देशों में से जो मध्य एशिया वाले कंट्रीज निकल कर आई, मध्य एशिया यानी जो मिडल एशिया वाले जो कंट्रीज थी। अब एक बात हमारे को यहाँ पे और याद रखनी है कि मिडल एशिया वाली कंट्रीज जो है उनके पास बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम होता है, संसाधन की मात्रा उनके पास बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्होंने क्या करा, मध्य एशिया वालों ने अपनी भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाया। किसका फ़ायदा उठाया, भौगोलिक स्थिति का। अब भौगोलिक स्थिति इनकी कैसी है, तो एक बार इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। तो भाई जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, मध्य एशिया जो है ना, मध्य एशिया वाले देशों की ज्योग्राफिकल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कैसे बढ़िया है, तो मध्य एशिया के ऊपर आता है यहाँ पे बहुत बड़ा सा कंट्री कौन, रशिया। ऊपर यहाँ पे रशिया आ जाता है। उसके अलावा मध्य एशिया के बगल में अगर हम देखेंगे तो यूरोप वाला जो देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट, वो भी इनसे पूरा कनेक्ट है। उसके अलावा नीचे जो है वो चाइना भी है, और चाइना के नीचे हमारा प्यारा सा भारत, वो भी कनेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि मध्य एशिया वाले जो देश है उनके आसपास की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। अगर वो चाहें तो अपना पेट्रोल, अपने संसाधन रशिया को भी बेच सकते हैं, चाइना को भी, यूरोप वालों को भी, और वो करते भी हैं ऐसा ही, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, मध्य एशिया वालों ने अपनी ज्योग्राफिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और सभी देशों के साथ अपने रिश्तों को बढ़िया से बना के रखा ताकि वो अपना बिजनेस चला पाएँ। इतना समझ आया। तो ये 3 परिणाम निकल कर आए जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तीसरा परिणाम, नए देशों का उदय हुआ था, उनमें से जो पूर्वी यूरोप और बाल्टिक राज्य के देश थे वो नाटो और यूरोपीय संघ में मिलना चाहते थे, और मध्य एशिया वाले देशों ने भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाया, सभी के साथ अपने रिलेशन को बढ़िया बना के रखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि भाई डिसइंटीग्रेशन के रिजल्ट क्या निकले हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा दिल्ली वाला टीचर।